इतनी सुबह क्यों बुलाया इस मोटो व्लॉगर ने हमें? क्या हुआ चिराग भाई? नींद आ रही है भाई, अजीब सा लग रहा है। अरे क्या खुसुर-पुसुर कर रहे हो तुम दोनों? खड़े रहो चुपचाप। Good morning, Enigmas. SAIS has been selected to host a student exchange program. So cadets from a top secret spy academy in the US will be joining us from today for next 1 week. I hope you all will maintain the integrity and decorum of the SAGE. बोल तो ऐसे रहा है जैसे हम यहाँ पे दंगे करते हैं। कर तो चुके हो चिराग भाई वैसे। खैर। भाई यार मेरी उल्टी आंख फड़क रही है तब से, गुस्सा आ रहा है मुझे। भाई जरूर कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ। यहाँ पे आ गया, अब इससे बुरा क्या ही होगा। भाई मुझे तो लगता है तेरी शनि की दशा खराब है। So students, please welcome our guests. चलो भाई मिलके आते हैं इन लोगों से। हाँ? लो भाई, हो गई भूपिंदर भाई की फील्डिंग सेट। Bro, she told me you love Emma. Hey bro, welcome to Sage. Where are you from in the USA? Thanks, man. I'm from Massachusetts. हाँ? What happened, bro? तूने मुझे गाली कैसे दी, वो भी माँ की? अरे चिराग भाई, मैसाचुसेट्स स्टेट है उधर की। हाँ? सॉरी ब्रो। हाँ? ये कौन है? Damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me go, yeah, get on my team. Been on a road, I got what I need. Look at me, I go, look at me, I go in. हाँ? Hey, छाया, पहचाना? है? ये कौन है? सनी? सनी? ले भाई, आ गया तेरा सनी 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 सनी। What a pleasant surprise. कैसे हो तुम? Yeah, man, I am good. हेलो छाया। Hey चिराग, meet Sunny. He's a family friend. बहुत खेले हैं हम बचपन में साथ में। Hey, man. हाय ब्रो। भूपिंदर भाई ने सही कहा था, शनि भारी पड़ रहा है चिराग भाई पे। अरे ये लाइट कौन बंद किया बे? लास्ट डोज तैयार हुआ? नो सर, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। डू इट फास्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में था फेल, हीरो था यहाँ का फिर हुआ ऐसा खेल। खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। अभिनव भाई, तुझे दिख रहा है क्या लिखा है बोर्ड पे? हाँ भाई, मुझे तो सब साफ साफ दिख रहा है। अरे यार तो मुझे क्या हो गया भाई, सब ब्लर क्यों दिख रहा है? लगता है आपकी आंखों में तगड़ा डिफेक्ट हो गया कोई। क्या चिराग भाई के दिमाग का डिफेक्ट अब आंखों तक भी पहुंच गया? आंखों के डिफेक्ट्स को समझने से पहले हम आई का स्ट्रक्चर समझते हैं। ह्यूमन आई हमारी बॉडी का सबसे वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। आंख के बिना हम दुनिया के रंग, शेप, मूवमेंट कुछ भी प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते। इसलिए सेंस ऑर्गन्स में ह्यूमन आई का इंपॉर्टेंस टॉप नॉच है। दुनिया की ब्यूटी, सिग्नल्स, कलर्स सब आंख के थ्रू हम तक पहुंचते हैं। ह्यूमन आई एक कैमरा जैसी होती है। जैसे कैमरा में लेंस इमेज को फिल्म या सेंसर पर फॉर्म करता है, वैसे ही हमारी आंख का लेंस सिस्टम एक इमेज को रेटिना पर फॉर्म करता है। आई बॉल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। लाइट आई बॉल में एंट्री लेती है कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया एक थिन ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है जो आई बॉल के आगे होता है और रिफ्रैक्शन करता है। लाइट की जो मैक्सिमम बेंडिंग होती है वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पर ही होती है। बाकी फाइन फोकसिंग जो करता है वो है क्रिस्टलाइन लेंस। ये अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता रहता है ताकि दूर या पास के ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर शार्प बन सके। कॉर्निया के पीछे एक मस्कुलर डायाफ्राम होता है जिसे कहते हैं आइरिस। आइरिस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, जिससे आंख में कितनी लाइट आए वो रेगुलेट होता है। अगर ब्राइट सनलाइट हो प्यूपिल छोटा हो जाता है और डिम लाइट में प्यूपिल बड़ा हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड इमेज आई लेंस रेटिना पर बना देता है तब रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और तुम्हें वर्ल्ड नॉर्मल, अपराइट एंड कलरफुल दिखता है। एक्चुअली रेटिना पर इमेज इन्वर्टेड होती है पर ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली अपराइट इंटरप्रेट कर देता है। हाँ? क्या लिखा है, कुछ दिख क्यों नहीं रहा? भूपिंदर सुन। हाय, मैं कहीं मर न जाऊं। अबे भूपिंदर सुन ना, इतनी देर से बुला रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तेरा? क्या हो गया भाई? पता नहीं भाई, पास से बुक पढ़ रहा हूँ तो सब धुंधला दिख रहा है। अगर इतनी पास से पढ़ोगे तो कैसे दिखेगा? क्यों? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा अकोमोडेशन। आंख का लेंस एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है और इसका कर्वेचर सिलियरी मसल्स के कंट्रोल में होता है। ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को अकोमोडेशन बोलते हैं। जब मसल्स रिलैक्स होते हैं लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इजीली विजिबल होते हैं। बट फोकल लेंथ एक लिमिट से नीचे रिड्यूस नहीं हो सकती, इसलिए बुक को ज्यादा क्लोज रखोगे तो ब्लर और आई स्ट्रेन फील होगा। एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट इन्फिनिटी। मतलब इस रेंज में हम सब कुछ क्लियर देख सकते हैं। ओए अभिनव, जरा चश्मा दियो अपना। सॉरी भाई, नहीं दे सकता। अबे दे ना। अरे नहीं दे सकता भाई। ये चश्मा हमको दे दे अभिनव। नहीं दूंगा। ये चश्मा हमको दे दे।
नहीं दूंगा। दे। नहीं देना भाई। जब तेरी तो पागल हो गया क्या भाई? पागल तो मैं हो गया हूँ प्यार में। मिल गया। उससे कुछ नहीं होगा भाई, मुझे मायोपिया है। मोरे पिया है, मोरे पिया। मोरे पिया नहीं भूपिंदर भाई, मायोपिया। कभी कभी आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन ग्रेजुअली वीक हो जाती है और ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देखना मुश्किल लगने लगता है। ये ब्लर विजन मोस्टली रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की वजह से होता है। अगर किसी को मायोपिया है तो उसे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं, बट उसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर लगते हैं। नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, पर मायोपिक आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी से नियर हो जाता है, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज रेटिना से आगे इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होता है। मायोपिया मोस्टली अराइज होता है ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस या एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। मायोपिया के करेक्शन के लिए यूज करते हैं कनकेव लेंस, जो पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर देता है और इमेज को रेटिना पर ला देता है। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर होते हैं, पर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखते हैं। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर होता है, इसलिए रीडिंग या क्लोज वर्क अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्लोज ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस होती हैं, मोस्टली ड्यू टू टू लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ लेंस या स्मॉल आईबॉल साइज। हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, जो एक्स्ट्रा फोकसिंग पावर दे देता है, सो दैट इमेज रेटिना पर फॉर्म हो जाए। मेरे दादाजी को भी ब्लर दिखता है, मतलब उन्हें भी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है? नहीं चिराग भाई, एक तीसरा डिफेक्ट भी होता है। मोस्टली ओल्ड एज में प्रेसबायोपिया होता है। उम्र के साथ आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी और सिलियरी मसल्स की स्ट्रेंथ ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है, यानी रीडिंग या फोन स्क्रीन क्लोज से देखना मुश्किल लगने लगता है। करेक्शन के लिए रीडिंग ग्लासेस, बाइफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस या इवन सर्जिकल ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। Hey, Chaya, let me show your friends a magic from America. ये चोर बाजार का जादूगर क्या करके दिखाएगा अब? Wow. Rainbow. तो कैसा लगा मेरा मैजिक? बस सनी भाई, ये मैजिक वजी कुछ नहीं है, बेसिक साइंस है ये तो। लगता है आज चिराग भाई सारा लगान वसूल करके मानेंगे। ये प्रिज्म ने जो किया है उसे डिस्पर्जन कहते हैं। ये कोई जादू नहीं होता। व्हाइट लाइट एक्चुअली 7 कलर से बनी होती है। सिमिलरली सनलाइट इज आल्सो फॉर्म बाय 7 कलर्स और प्रिज्म बस उनको सेपरेट कर देता है। क्या बात है चिराग भाई, लेट मी एक्सप्लेन ये होता कैसे है। जब सनलाइट प्रिज्म में जाती है तो वो एकदम सीधी होती है, सिंगल व्हाइट कलर, पर असल में व्हाइट लाइट के 7 पार्ट होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, शॉर्ट में विबग्योर। अब जब प्रिज्म से लाइट गुजरी तो हर कलर थोड़ा थोड़ा अलग एंगल से बेंड हुआ। रेड सबसे कम बेंड होता है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है, इसलिए जब वो शीट पर आए तो सारे कलर्स सेपरेट लाइंस में दिख गए। इस बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। रेनबो भी इसी वजह से बनता है। जब बारिश के बाद हवा में छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो मिनी प्रिज्म्स की तरह काम करते हैं। सनलाइट अंदर घुसती है, थोड़ा रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ा डिस्पर्स होती है, अंदर से एक बार रिफ्लेक्ट होती है, फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होकर बाहर आती है और तुम्हारी आंखों में एग्जैक्ट कलरफुल बैंड दिखाई देता है। रेनबो का एक सिंपल रूल है, रेनबो जहां दिख रहा है सन उसके ऑपोजिट होता है। भाई आपने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया उस सनी का। हाँ भाई, ज्यादा चालू बन रहा था छाया के सामने। हाँ, तू कहाँ खोया है भूपिंदर? Have you seen him? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सारा गाना खराब कर दिया सुअर ने। चिराग भाई ने भूपिंदर भाई को भी बिगाड़ दिया। खैर आओ हम समझते हैं सूरज मध्यम क्यों हुआ। जब हम सनराइज देखते हैं तब सन एक्चुअली होराइजन क्रॉस करने से पहले ही दिखने लगता है और सनसेट के टाइम भी सन 2 मिनट ज्यादा दिखाई देता है आफ्टर इट हैज ऑलरेडी सेट। इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब सनलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो कंटिन्यूअसली बेंड होती रहती है। हम जिसे सनराइज या सनसेट समझ रहे होते हैं वो अपेरेंट पोजीशन होती है, एक्चुअल वाली थोड़ी नीचे होती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार्स ट्विंकल करते हैं। स्टारलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वो बार बार रिफ्रैक्ट होती रहती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर लेयर में थोड़ी अलग होती है। तो जो स्टार दिख रहा होता है वो एक्चुअली थोड़ी हायर पोजीशन पे नजर आता है कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते? गुड क्वेश्चन चिराग भाई। स्टार्स बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें एक छोटे से पॉइंट जैसी लाइट सोर्स लगते हैं। थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस आया तो उनकी ब्राइटनेस ऊपर नीचे होती रहती है और हमें वो ट्विंकल ट्विंकल इफेक्ट दिख जाता है। प्लैनेट्स हमारे ज्यादा पास होते हैं और उनकी लाइट थोड़ी वाइड एक्सटेंडेड सोर्स जैसी होती है। हर पॉइंट से आने वाली ब्राइटनेस की छोटी छोटी वेरिएशंस एवरेज आउट हो जाती हैं, इसलिए प्लैनेट्स स्टेडी चमक दिखाते हैं, ट्विंकल नहीं करते। Huh? Chaya, हाँ क्या हुआ? why is the sky here so bright and washed out? अगर स्काई से इतनी ही दिक्कत है तो चले जाना वापस लंदन। हाँ पर ये तो यूएस से है। हाँ, एक ही बात है। Chaya, what is this tiny man saying? Nothing. Ask your Miami like you party, di like it, go look who is a V. लगता है भूपिंदर भाई मुंबई जाके ही मानेंगे। खैर हम देख लेते हैं आसमान नीला क्यों है। अर्थ का एटमॉस्फेयर ये एक दुनिया भर के पार्टिकल्स का कॉकटेल है। स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स सब मस्त फ्लोट करते रहते हैं। अब जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद फाइन पार्टिकल्स से टकराती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है। स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक डिफ्यूज होकर पहुंचती है तब हमें बीम का पाथ विजिबल लगता है। इसी स्कैटरिंग फिनोमेनन को टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं भूपिंदर भाई के मेन सवाल पर, आसमान नीला क्यों होता है? एयर के मॉलिक्यूल्स और फाइन पार्टिकल्स का साइज विजिबल लाइट के वेवलेंथ से छोटा होता है। ये ब्लू जो कि शॉर्ट वेवलेंथ लाइट है को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं। रेड लाइट का वेवलेंथ ब्लू से लगभग 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है, इसलिए रेड लाइट कंपैरेटिवली कम स्कैटर होती है। तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है फाइन पार्टिकल्स ब्लू लाइट को स्ट्रॉन्गेस्ट स्कैटर कर देते हैं। ये स्कैटर्ड ब्लू लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हमें स्काई ब्लू नजर आता है। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो स्कैटरिंग जीरो होती और स्काई पूरा डार्क नजर आता, बिल्कुल स्पेस जैसा। इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट से पैसेंजर्स को स्काई ज्यादा डार्क दिखता है, क्योंकि वहां स्कैटरिंग कम होती है। तुमने डेंजर लाइट्स हमेशा रेड देखी होंगी, क्यों?
क्योंकि रेड लाइट फॉग या स्मोक में कम स्कैटर होती है और दूर से भी सेम कलर में क्लियरली विजिबल रहती है। ये स्टार्स कितने सुंदर लगते हैं ना। हाँ, एकदम तुम्हारी तरह। If everything I dreamt of it was true, I take your blessings with your heartaches too. Hey guys, what are you doing here without me? आ गया ये वापस से कबाब में हड्डी बनने। हाँ, क्या बोला तुमने? हाँ, अरे मैं बोला लो आ गया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। अरे Sunny is not my friend. He is like a brother to me. Huh? बेवफा 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 निकली है तूने, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार। जिसको बनाने निकला था लुगाई, उसी ने बना दिया मुझे भाई। सनी भैया, सनी भैया, सनी भैया, सनी भैया। लगता है चिराग भाई की शनि की दशा खत्म हो गई है। Sir, last dose is ready. It's the right time. नाम है चिराग, लगा तू सब में आग रख बात, तू ये याद नहीं मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे, कोई नहीं टकराऊं, हर दीवार से तोड़ तू ये सीमाएं जो भी